तो हम यहाँ फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप ये समझिए कि हमारे इस वर्ल्ड में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं तो एटम से मिलकर बने हैं, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं इनके अंदर। ओके, और अगर हम एटम के और भीतर जाए तो एक एटम के भीतर क्या है थोड़ी डिटेल में देखें तो हमें पता चलेगा कि उनके भीतर बिल्कुल अंदर एक न्यूक्लियस है जिनमें प्रोटॉन रहते हैं प्लस, और न्यूट्रॉन रहते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये तो हमें पता है ऐसा। तो जब जब ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो अंदर है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उनके इक्वल होंगे तो इनमें चार्ज जो नेट चार्ज है वो न्यूट्रल होगा। एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन जो है जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्रोटॉन, उनका कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन का। वहीं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन नेगेटिव, और प्रोटॉन का पॉजिटिव। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो बाहर ऐसे ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, उनका अगर नंबर सेम है तो नेट पॉजिटिव एंड नेट नेगेटिव दोनों मिलाकर 0 हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल एटम। तो हमारा एटम जो है उस वक्त न्यूट्रल रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं, एक कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 होता है। देयरफॉर अगर मैं कार्बन के न्यूक्लियस को देखूं तो उसके भीतर 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है, और फिर बाहर की जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अगर हम वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के कंसेप्ट से आगे बढ़े तो ऐसे करके 2 ऑर्बिट्स है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसे, और बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तब यहाँ अगर मैं पूरे एटम को एक साथ देखूँ, एक कार्बन के एटम को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है मेरा, अगर 6p है, डैट मीन्स 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज पॉजिटिव में है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी है, तो 6e, डैट मीन्स 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज, लेकिन ये वाले नेगेटिव है और ये वाले पॉजिटिव है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज मिलाकर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज फिर हो जाएंगे इक्वल्स टू 0 अगर मैं दोनों को मिला के देखूँ। देयरफॉर ये जो हमने एटम बनाया यहाँ कार्बन का, ये एटम एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, अगर ऐसे ही सारे न्यूट्रल एटम से मिलाकर हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज़ 0। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, तो Q ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी 0 अगर हमारा सारा एटम इनमें न्यूट्रल है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा देखें तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे इस एटम में से, ये जो हमने एटम बनाया 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, और बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। हम ये कार्बन के लिए बना रहे हैं, तो ये कार्बन के लिए कार्बन। ऐसा हो सकता है कभी कि किसी कारण से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चले गए। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो अब इनमें टोटल क्या रहेगा, इनमें 6 प्रोटॉन्स रहेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स के लिए कितना चार्ज होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू 6 कर दूंगा तो 6 प्रोटॉन्स के चार्ज, ये है इतना कूलम। ओके, और जब 5 इलेक्ट्रॉन्स रखा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तब यहाँ पर कितने चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 5 कूलम। ओके, अब अगर कोई पूछे कि इनमें नेट चार्ज कितना है,
नेट चार्ज। तो क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है। तो नेट अगर इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 प्रोटॉन अभी भी ज़्यादा है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज इनमें अभी भी है। तो कह सकता हूँ +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज इनमें अब प्रेजेंट है। तो हमारा ये जो एटम है अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। और वो पॉजिटिवली चार्ज है तो कितना चार्ज है इनमें? इनका चार्ज Q है इक्वल्स टू +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी बन रहा है, कहीं भी डेवलप हो रहा है, तो उनका कारण यही है, अगर वो पॉजिटिव है मतलब कि उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उनसे कम इलेक्ट्रॉन है, उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इनमें चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻19। अगर इसी की जगह एक और इलेक्ट्रॉन चले जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इनमें कितनी कमी हो जाएगी? 6 पॉजिटिव प्रोटॉन्स तो है ही अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो टोटल इनमें कितना हो जाएगा? 2 प्रोटॉन्स अभी भी रह जाएंगे। डैट मीन्स 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्लस वाला है क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है, इसे हम लिख सकते हैं +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो उस केस में हमारा जो चार्ज है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तब यही कार्बन एक एटम का चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे उस समय, फिर से ही पॉजिटिव चार्ज, और उस समय चार्ज होगा हमारा +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज होगा। ये जब फॉर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला फॉर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही कारण से चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे छोड़कर और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या हम जैसे लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो हमारा कार्बन एटम क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। यही अगर हम गेन करते इलेक्ट्रॉन, कहीं बाहर से हमारा इलेक्ट्रॉन इनमें आ जा रहा है, तब हमारा अकॉर्डिंगली चार्ज भी पॉजिटिव हो जाता। एक बार देख लेते हैं उसे भी। तो इस केस में अगर हम देखें कि बाहर से कहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो ये एरो अब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये चार्ज भी इनके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ भी हमारा 6 प्रोटॉन जो है वो अब 6 प्रोटॉन ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 के जगह 7 हो जाएंगे करके दिखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये न्यूट्रल था, इनके अंदर 6 प्रोटॉन है और बाहर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बाहर से कहीं से और एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ बैठ गया। ओके, अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? प्रोटॉन्स तो 7 है, लेकिन प्रोटॉन्स तो 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 7 हो गए। अब नेट चार्ज इनमें क्या होगा? 1 रहेगा, 1p रहेगा? नहीं, इनमें नेट चार्ज है 1e इलेक्ट्रॉन, तो अभी 1e होंगे। इसमें 1e होगा तो इनके चार्ज भी माइनस हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19। तो यह इनमें नेट चार्ज फिर कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल नहीं, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिवली चार्ज है फॉर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इतना उनमें नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फॉर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें अब -1.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होगा। उस वक्त ये तो 6p रहेगा ही, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ गेन होगा तब यहाँ पर 6p और साथ में -6p है इनमें पहले से, और इलेक्ट्रॉन्स अब पहले 6 थे, अब 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनमें। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा -1.6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज हमारे -1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू -3.2 कूलम हो गया।
वही यहाँ लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज सेम है। ये एक प्रोटॉन का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है, जस्ट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों का अगर एक साथ रखिए तो सिर्फ यहाँ के 6 प्रोटॉन यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दे रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस है। वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, -1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻19 कूलम, जिससे मैं -1.2 इंटू 10⁻19 कूलम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं देख सकता हूँ कि हमारा एक कार्बन एटम जब उनमें 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये न्यूट्रल था। सेम कार्बन एटम जब इनमें मान लेता हूँ कि 6 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और क्यों पॉजिटिव चार्ज हो गया? क्योंकि इनमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ, पहले भी लिखा था। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो वही ज़्यादा है इनमें, तो इसलिए इनका चार्ज इतना ही हो गया, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर फिर से वही एटम ऑफ कार्बन लूँ और इनमें अब 6 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अब नेगेटिव चार्ज हो गया। कितना नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इतना ही नेगेटिव चार्ज ये हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, हम जो चार्ज पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे कोई भी बॉडी में अगर चार्ज है तो वो चार्ज कौन सा चार्ज है, उसे हम कैसे समझेंगे कि ये चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है। एक बॉडी पे मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ये समझना होगा कि ज़रूर इस बॉडी जो एटम से बने हैं वो एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इनमें डेवलप होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है तो इनका यही मतलब है कि इस बॉडी जो एटम से बने हुए हैं वो एटम ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, कहीं से इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए। और जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे उतना इनमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन एक बात और समझना है कि ये चार्ज जो आएंगे या जाएंगे वो एक क्वांटम में जाएंगे, एक डिस्क्रीट नंबर में जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इनमें कितना चार्ज डेवलप होगा, तब जाकर इनमें एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इनमें चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो इनका चार्ज हो जाएगा +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन आप ये समझिए, क्या 1.6 और 3.2 के बीच में जो जगह है, फॉर एग्जांपल 7.6, 1.7 या 2.0, 3.0, क्या यहाँ ये चार्ज हो सकता है 1.7 इंटू 10⁻19 कूलम, या 2 इंटू 10⁻19 कूलम, या 3 इंटू 10⁻19 कूलम? तो आंसर है नहीं, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस तो या तो 1 होगा तो फिर इतना चार्ज होगा पॉजिटिव में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो फिर इतना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो फिर ऑब्वियसली जाता है ये हो जाएगी +3 करने से 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी तो इतना चार्ज होगा। लेकिन इनके बीच का जो वैल्यू है ना वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्क्रीट नंबर में ही मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3, कभी हाफ इलेक्ट्रॉन, 0.75 इलेक्ट्रॉन, 0.66 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा जो चार्ज है ना वो कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता, उनका एक पर्टिकुलर क्वांटम है, उसी के अंदर वो वैल्यू लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि हमारा जो चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू इंटीजर, ये n एक इंटीजर है जो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेगेटिव भी लगा देता हूँ, चलिए। अब ये जो हमारा n है
ये चाहे +1 +2 +3 +4 हो या -1 -2 -3 -4 हो, लेकिन n कभी भी 1.5 1.2 ऐसा कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं हो सकता, ये हरदम एक इंटीजर नंबर ही होगा। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज हमारा एक क्वांटाइज नंबर है, वो मल्टीपल ऑफ ये ई होगा, ये n 1e हो या 2e हो या 3, ये है क्या, ये e का चार्ज कितना होता है 1.6। अब ये लॉस है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, अगर ये गेन होता तो माइनस लिखता, लेकिन चार्ज कितना है, वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो हमें यही समझना है, ये हमारा n यहाँ पर इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ n इक्वल्स टू 3 है, लेकिन n इक्वल्स टू 2.5 या बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम अभी तक समझ लिए कि चार्ज किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमें जब पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके बाद उनके फील्ड, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप ही होता है किसी बॉडी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर उनका इलेक्ट्रॉन ना तो गेन हुआ ना तो लॉस हुआ, दैट मीन्स हर एक एटॉम के अंदर, ये बॉडी जितने भी एटॉम से बने हैं, हर एक एटॉम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका नंबर सेम है, तो ये सारे एटॉम्स न्यूट्रल है, और सारे एटॉम न्यूट्रल है तो हमारा ये पूरा बॉडी भी न्यूट्रल है। जहीं दूसरी जगह अगर हमारा बॉडी नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स उनमें कहीं से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं बाहर से, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और वही हमारा बॉडी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो बॉडी जो एटॉम से बने हुए हैं वो सारे सब एटॉम में से कुछ ना कुछ चार्ज लॉस हुआ है। चार्ज लॉस होने के कारण ही उनमें पॉजिटिव चार्ज लॉस मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण ही उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो इस बॉडी पे टोटल है, वो कोई भी रैंडम नंबर नहीं हो सकता, वो डैट विल बी मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो इतना, 3 होंगे तो इतना, बीच का कोई वैल्यू नहीं आ सकता। ये सारे वैल्यूज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के लिए भी ये सेम है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये सेम है। ठीक है, हमने ये सब बातें यहाँ पर जान ली। अब देखते हैं कि अगर हम कोई इंसुलेटर को रब करें तो क्या होता है। देखा गया ऐसा कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्ब है, कॉम्ब मतलब कंघी, उस कॉम्ब में तीत है, बहुत सारे ऐसे ऐसे तीत है। ठीक है, इस कॉम्ब को अगर किसी वूलन कपड़े पे या कॉटन पे या हेयर पे रब किया जाए काफ़ी लंबे समय तक, तो इनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। और उस चार्ज डेवलप होने के, इनका प्रूफ क्या है कि इनमें चार्ज डेवलप हुआ, अगर मैं छोटे छोटे पेपर के बीट रख दूँ, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख दूँ, इनके नज़दीक लाऊं, तो ये सारे पेपर के टुकड़े ऐसे जाकर इनमें अट्रैक्ट हो जाते हैं और अटैच भी हो जाते हैं, इसमें चिपक जाएंगे उठकर अपने आप। मुझे इसे सटाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे अट्रैक्ट होकर इन पर आकर चिपक जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये कॉम्ब हमारा एक्चुअली एक इंसुलेटर से बना है। प्लास्टिक का बना होगा या पीवीसी का बना होगा ये कॉम्ब, प्लास्टिक या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका एटीएम कार्ड बनता है, उसी टाइप के मटेरियल से हमारा कॉम्ब भी बना है। इस कॉम्ब को जब हमने किसी भी वूल के ऊपर, वूल है या कॉटन या सिल्क या हेयर, अपने बालों में अगर इसे काफ़ी टाइम रब किया जाए, रब करने के बाद इनके जो क्या चीज़ से बना है, कॉम्ब भी फिर ऐसे ही हमारे एटॉम से बने हैं। इनको जब रब किया गया तो जो इनके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रब होने के कारण डिस्प्लेस हो गए, छोड़कर यहाँ से चले गए। ठीक है, छोड़कर यहाँ से एटॉम्स चले गए। जब ये छोड़कर चले गए तो इनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, और जब चार्ज इनमें डेवलप हो गया तो जब मैं कोई पेपर के नज़दीक इसे लाऊंगा, ऐसे बिट ऑफ पेपर से इनके नज़दीक लाऊंगा, तो ये सारे चार्ज के कारण इसे अट्रैक्ट करेंगे। अभी अट्रैक्ट क्यों होगा ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में, लेकिन ये समझते हैं कि इंसुलेटर को अगर रब करें तो इन पर चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, बलून में भी ऐसा देखा गया, अगर हमारा बलून है और इस बलून को हम रब करें, इन्फ्लेटेड बलून को रब करके अगर मैं दीवार के पास इसे ला के रखूँ
तो ये दीवार पे ऐसे स्टिक हो जाते हैं खुद ब खुद ऐसे ही, बिना किसी एडिसिव के। क्यों? क्योंकि बलून को जब रब किया गया, ये भी एक टाइप ऑफ इंसुलेटर है, रबर है, तो इन पे भी कुछ चार्ज डेवलप हो गए। दीवार के जब नज़दीक लाया गया तो दीवार में भी एक ऑपोजिट चार्ज डेवलप होंगे और ये इसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऐसे चिपक के रहेंगे यहाँ पर। ये इन जनरल हमने फिनोमेना देखा है। ये सारे बातें यहीं से आ रही है कि ये सब इलेक्ट्रिक चार्जेस है। डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। रबिंग करते समय इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होने चाहिए थे वहाँ नहीं होकर वहाँ से हट जा रहे हैं। तो कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, कहीं नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। जैसे ही चार्ज डेवलप हो रहे हैं फिर दूसरा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसके कारण ये सब फिनोमेना देखा जाता है कि पेपर कॉम में अटैच हो जा रहे हैं या तो हमारा बलून वॉल में अटैच हो जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ मज़ेदार है इसमें कि ये जो हमने रबिंग करने पे जो चार्ज डेवलप होता है वो इंसुलेटर में हमने देखा है कि ऑन रबिंग, ठीक है, चार्ज डेवलप्स ऑन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक अपने थ्रू कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं वुड लूँ, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा, तो हम सब जानते हैं कि वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। इसलिए बहुत बार जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना होता है तो हम वुडन चेयर के ऊपर खड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। कभी भी मेटल चेयर के ऊपर तो खड़े होकर नहीं करते। और अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर को टच करना है तो वुडन रॉड से उसे टच करते हैं, कभी मेटल रॉड से नहीं करते, क्योंकि वुड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमारा वुड जो है उसे हम इंसुलेटर कह सकते हैं। ओके, वैसे ही हमारा जो मेटल है जैसे स्टील या आयरन, स्टील लिख देता हूँ, स्टील या आयरन, ये सब कंडक्टर है। दैट मीन्स इनसे इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज बहुत अच्छे से पास होती है। ये इंसुलेटर से चार्ज पास नहीं होता, चार्ज डेवलप होता है लेकिन चार्ज ट्रेवल नहीं करता, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। लेकिन स्टील में चार्ज डेवलप भी होंगे और ट्रेवल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कहना चाह रहा था कि ऑन रबिंग चार्ज डेवलप्स ऑन इंसुलेटर, घिसने पर इंसुलेटर के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, ये बात हम देख लिए। लेकिन ऑन रबिंग कंडक्टर पर चार्ज डेवलप नहीं होता। तो ये लिख देता हूँ कि चार्ज डज नॉट डेवलप ऑन कंडक्टर। अब आप सोचेंगे कि अभी मैंने कहा कि यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि चार्ज नहीं होगा। कारण क्या है? देखिए कि मैं जब कंघी को कहीं हाथ से यहाँ पर पकड़ा हूँ और मैं इस कंघी को रब कर रहा हूँ तो इनमें चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन वो चार्ज हमारे बॉडी से आकर, हमारे बॉडी में आकर अर्थ में जहाँ पर हम खड़े हैं ज़मीन पर, वहाँ तक ये चार्ज ट्रैवल नहीं कर पाया। ये चार्ज यहीं पर बाउंडेड थे, इसलिए ये चार्ज के कारण ये पेपर बिट्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। रबर बैलून का भी सेम केस, अगर मैं इस घिस रहा हूँ बैलून को इस साइड में, अगर मैं बैलून के इस साइड को रब कर रहा हूँ तो ये साइड में पकड़ा हूँ तो ये साइड से ये साइड चार्ज ट्रैवल नहीं करे। लेकिन अगर स्टील की बात करूँ, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्पून है, स्टील का स्पून है, अब मैं स्टील के स्पून के इस सरफेस को, ये वाले पोर्शन को काफ़ी देर तक एक वूल या कॉटन या सिल्क या हेयर में रब किया, लेकिन उसके बाद भी देख रहा हूँ कि वो कोई पेपर बिट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये स्टील पे यहाँ पर रब करने पे जो भी चार्ज डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आप इसे अपने हाथों से यहाँ पकड़े हैं और हमारा ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी के लिए तो हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हमें करंट लग जाता है। अगर हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते तो ऐसे खुलेआम इलेक्ट्रिक की सब सप्लाई, सब स्विच को टच करते और कुछ भी हमारा दिक्कत नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अच्छा चारा झटका लगता है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ तो वो सारे चार्जेस यहाँ से कंडक्ट होते हुए, हमारे बॉडी से होते हुए ग्राउंड में जहाँ हम ज़मीन पर खड़े हैं वहाँ तक वो सारे चार्ज ऐसे पहुँच गए और देयरफॉर यहाँ पर अब चार्ज बचा ही नहीं, जो कि हमारी वुडन में या कॉम में नहीं होता। चार्ज वहाँ से कंडक्ट नहीं होता क्योंकि ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनके थ्रू चार्ज पास नहीं हो सकते एक जगह से दूसरे जगह। ओके, तो ये कारण है कि, लेकिन यहीं पर अगर इस स्पून पे बहुत सारे समय देखेंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ फैंसी स्पून आती है जहाँ पर यहाँ पे कुछ इंसुलेटर, कुछ हैंडल टाइप का लगा रहता है स्पून पे भी।
ठीक है, ताकि हमारे हाथों में गर्म ना लगे। खाने के लिए भी ऐसा स्पून आता है और खाना बनाने के लिए भी ऐसे स्पून आते हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ पर रब करेंगे ना और आप पकड़े हैं यहाँ पर, ये है इंसुलेटर, यहाँ से चार्ज जो डेवलप होंगे वो यहाँ तक ट्रैवल करेंगे, लेकिन यहाँ से इसके बाद यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। इस केस में अगर आप इसे रब करके ये पेपर बिट के तरफ लाएंगे तो ये ज़रूर इस पेपर बिट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फिट है। तो चार्ज डेवलप हो रहा है, लेकिन कंडक्टर के थ्रू चार्ज पास होकर ग्राउंड भी हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर में चार्ज पास होकर ग्राउंड नहीं होता, इसलिए चार्ज हमें दिखाई देता है कि रब करने पे चार्ज है। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम ये देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये दो तरीके से पास होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये पहला एक तरीका है कि चार्ज बाय कांटेक्ट, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, इसे कहेंगे चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मतलब कि कांटेक्ट मतलब टच में लाना, टच में लाने से चार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक रॉड है ऐसा छोटा सा, और इस रॉड के ऊपर चार्ज है डेवलप किया, नेगेटिव चार्ज है डेवलप्ड। और हमारे पास और एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ऐसा, इनमें अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी मुझे अगर इनमें चार्ज लाना है तो मैं इस रॉड से ही लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रॉड को लाकर इस पर टच कराऊँगा। जैसे ही इस पर टच कराऊँगा यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होकर इन पे आ जाएंगे, और इसे ही कहते हैं कंडक्शन। कंडक्ट हो रहा है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और इनके जाने के लिए इनका कांटेक्ट होना ज़रूरी है, इसी के लिए कंडक्शन को कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ कैसे, इसके कांटेक्ट पे आने पे। तो जब मैं इसी ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट पे ले आऊँगा ऐसे टच करा के, तब देखूँगा कि यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होकर इनमें भी आ गए, लेकिन चार्ज का नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर इनमें 2 कूलम चार्ज थे, चार्ज को तो हम कूलम में डिनोट करते हैं ना, तो टच होने के बाद भी ये सब मिलाकर इनमें 2 कूलम चार्ज ही रहेगा। चार्ज कहीं नए से तो आ नहीं रहा, जस्ट इनमें से कुछ चार्ज निकल कर इनमें भी आ जाएंगे। तो यहाँ से कुछ चार्ज निकल कर यहाँ आ गए, अब दोनों ही बॉडी हमारा चार्ज है, और दोनों बॉडी का चार्ज मिलाकर 2 कूलम है। पहले सिर्फ एक बॉडी में 2 कूलम था, इसमें 0 चार्ज था। ठीक है, इस तरीके के कंडक्शन को, इस तरीके के चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, जिसे कंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक फीचर ये है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट या कंडक्शन में जो नए बॉडी में हमारा चार्ज आया है वो सिमिलर चार्ज है। मतलब ये बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज था तो ये बॉडी भी हमारा नेगेटिव चार्ज ही हुआ है। देखिए, ये नेगेटिव थे तो ये भी नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होते तो ये भी बॉडी पॉजिटिव होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका एक फीचर क्या है कि सेम काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्ज। जो अनचार्ज्ड बॉडी है उन पे सेम टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ओके, ट्रांसफ़र टू अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है। दूसरा एक चार्जिंग मेथड है जिसे हम कहते हैं इंडक्शन। आपने इंडक्शन ये भी सुना होगा ना, इंडक्शन कुकर, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। यहाँ पर भी चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट, यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा लेकिन चार्ज हो रहे हैं। कैसे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये फिर से ले लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज है। ओके, इनका 2 कूलम नेगेटिव चार्ज है, -2 लिखना चाहिए था, -2 कूलम नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अभी 0 कूलम ऑफ चार्ज है। इसे जब मैं इसके क्लोज विसिनिटी में लाऊंगा, मतलब इसके बहुत करीब ले आऊँगा, टच नहीं करूँगा लेकिन इसके करीब ले आऊँगा, मान लेता हूँ ऐसा, ये है और ये हमारा, मैंने इसे बहुत करीब ले आया लेकिन टच नहीं किया हूँ। अगर टच जैसा लग रहा है तो मैं थोड़ा और दूर बना देता हूँ इसे, ऐसा। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इनमें नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज ये तो एक अभी न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या था, मैंने बोला था न्यूट्रल है मतलब कि इनके अंदर एटम्स है और वो सारे एटम्स भी
न्यूट्रल है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन बने तो है सब एटम से, और एटम क्या चीज़ से बना है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो अगर एक एक एटम के सामने मैं बड़ा सा एक नेगेटिव चार्ज ला के रख दूँ, तो इनमें क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल खाकर दूर जाना चाहेंगे, और इनके जो प्रोटॉन्स है वो इस नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आना चाहेंगे। देयरफॉर इसके अंदर भी ये बना क्या चीज़ से बना है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ यहाँ पर है, और ये इस बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स है ना, उसे ये वाले नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर इस बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन्स है वो सब इसके तरफ आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन सब जो है वो दूर दूर चले जाएंगे। ऐसे समझ आ रहा है? फिर से कहता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी पहले से था। ओके, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से था। अब हमारे पास एक बॉडी है जो बना तो है एटम से, और एटम का मतलब ही है कि उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या इस नेगेटिव के पास आना चाहेगा कि प्रोटॉन आना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एटम से बने हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, उनके प्रोटॉन सब यहाँ आने की कोशिश करेंगे इस साइड, इनसे अट्रैक्ट होकर, और उनके जो इतने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे दूर जाने की कोशिश करेंगे इनसे रिपेल होकर। ठीक है, ऐसे केसेस में यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। अब आप देखिए, इस बॉडी पे इतने जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, नेट चार्ज इस बॉडी पे अभी भी 0 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए। क्योंकि इस साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए, तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट किए ये बॉडी हमारा चार्ज हो गया, इस साइड हमें चार्ज मिल गया। इस टाइप के चार्ज को कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। हमारा जो बॉडी जिसमें चार्ज नहीं था वो चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हुआ है तो किस टाइप का चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है, सिमिलर की ऑपोजिट? तो इनका आंसर है ऑपोजिट। बिना जब कांटेक्ट करके किया था तो सिमिलर चार्ज आ रहे थे, जब बिना कांटेक्ट किया हूँ तो ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो इंडक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप्स ऑन अनचार्ज्ड बॉडी। जो अनचार्ज बॉडी है उनमें ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज डेवलप होते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात हमने जान ली। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्ज का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी हमने अभी तक पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाते कैसे हैं, तो कांटेक्ट के थ्रू जाते हैं जिसे कंडक्शन कहते हैं, बिना कांटेक्ट के थ्रू जाते हैं जिसे इंडक्शन कहते हैं। कांटेक्ट के थ्रू जाएंगे कंडक्शन में तो सेम टाइप ऑफ चार्ज जाएगा अनचार्ज बॉडी पे। अगर बिना कांटेक्ट के थ्रू जाएंगे मतलब इंडक्शन में, तो अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज जाएंगे अनचार्ज बॉडी में। ये हमने देख लिया। अब देख रहे हैं कि इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो हम देखेंगे चार्ज की 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ है। एक है एडिटिव नेचर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है कि एक बॉडी पे चार्ज कितना है वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव पॉजिटिव सबको मैं ऐड कर दूंगा, मिलाकर जो मुझे नेट मिलेगा वही उस बॉडी का एडिटिव चार्ज है, मतलब वही उस बॉडी का टोटल चार्ज है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum of all charges located anywhere on the body। इस बॉडी पे कहीं भी हो तो टोटल उनका चार्ज यही होता है, एडिटिव ऑफ ऑल द चार्ज। अगर हमारा एक बॉडी है,
इस कोने में मान लेता हूँ बॉडी के 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस कोने में बॉडी में 3 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना है, -1, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज है टोटल। तो जस्ट यही अलजेब्रिक सम मुझे कर देना है इनमें जितने चार्ज है उनका। अगर ऐसे होते कि यहाँ पर एक बॉडी है हमारा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल इनमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। बस यही एक जस्ट अलजेब्रिक समेशन, यही होता है टोटल चार्ज। ठीक है, एडिटिव नेचर हो गया चार्ज का हमारा। दूसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यही मतलब है कि चार्ज कोई नए से कहीं से बनकर नहीं आ सकते। चार्ज डेवलप जब होगा तो कहीं पर अगर चार्ज नेगेटिव बन रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज ज़रूर बने होंगे। ओके, और अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो यहाँ से चार्ज बाहर नहीं जा रहा और वहाँ बाहर से चार्ज अंदर नहीं आ रहा। मैं एक बार लिखता हूँ फिर बताता हूँ। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल charge remains constant at all time। अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब कि बाहर की दुनिया से इसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे मैंने पूरा आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, ऐसे ऐसे इसे एक कवर लगाकर, इसे एक कवर लगाकर, फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसे एक कवर लगा के मैंने पूरा आइसोलेट कर दिया। ठीक है, चारों तरफ से मैंने इसे आइसोलेट कर दिया। अब बाहर से कहीं से भी कोई चार्ज इसके अंदर नहीं आ सकता, इनके अंदर से भी कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता। उस वक्त इनके अंदर जितना चार्ज है टोटल वो हमेशा वही सेम रहेंगे, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ओके, इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम। अब आप सोचेंगे थोड़ी देर बाद ये चार्ज खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस चार्ज को यहाँ से कम होने के लिए ये चार्ज यहाँ से बाहर जाना चाहिए, या इस चार्ज को ज़्यादा होने के लिए बाहर से कोई चार्ज यहाँ आने चाहिए। चार्ज खुद ब खुद डेवलप हो गया और खुद ब खुद ख़त्म हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, ये एक बातें हुई। और थर्ड पॉइंट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हम इसके पहले पढ़ ही चुके हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि हमारा चार्ज कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता है। यहाँ पे चार्ज आने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ रहे हैं तो हमारा ये बॉडी का चार्ज जो है नेगेटिव हो जाएगा। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन से, मतलब -1.6 × 10⁻⁻19। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है तो हमारा इस बॉडी का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। कितना, +1.6 × 10⁻19। अगर 2 गए तो 2 × 1.6 + 10⁻19, 3 गए तो 3 × 1.6 × 10⁻19। तो यही है कि कोई भी रैंडम नंबर नहीं ले सकते, उनको हमेशा मल्टीपल ऑफ ई ही लेना पड़ेगा। ई मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखते हैं इसे, ऐसे लिखते हैं कि चार्ज, ये है हमारा टोटल चार्ज, इज इक्वल्स टू एक इंटीजर जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इंटू ई। ई क्या है, ई है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का क्या वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, अब जब हमारा एन पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज बनता रहेगा, एन नेगेटिव है तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव चार्ज बनता है। अब ये एन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ये सारी बातें हमने पहले ही देख ली थी। तो यहाँ से हमारा काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में ख़त्म हो गया। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक में अंदर आएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जिनका नाम है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ बहुत वाइटल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी इनमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस इतना समझना है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास, यहाँ पर बनाता हूँ, 2 चार्ज है। एक चार्ज का वैल्यू है Q1, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा चार्ज का वैल्यू है Q2, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कह रहा है कि ये वाला चार्ज इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा
ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं पकड़ लेता हूँ ये पॉजिटिव, ये भी पकड़ लेता हूँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेंगे। तो ये Q1 जो है Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं Q21। इसका मतलब है कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। 2 1 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो 1 इस 2 पे फोर्स लगा रहा है, कितना, F21, और इस डायरेक्शन लगा रहा है। सिमिलरली 2 भी इस 1 पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी तो रिपेल खाकर इधर जाएंगे, इनसे दूर जाना चाहेंगे, तो इन पे भी एक फोर्स लग रहा है जिनका वैल्यू है F12, जिसका क्या मतलब है कि फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ या ड्यू टू 2। तो 2 फोर्स यहाँ लग रहे हैं, मैं इसे थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ, ओके। तो कूलम्स लॉ कह रहे हैं, अभी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड वो बताने की कोशिश करते हैं। तो कूलम्स लॉ में कहते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज का मतलब है कि ये चार्ज इधर ही है। मैं ऐसे तो बना सकता था ना, एक बड़ा सा बॉडी बना देता या कुछ इरेगुलर बॉडी बना देता, फिर बोलते हैं कि इस बॉडी पे ऊपर सब चार्ज है प्लस प्लस, और सारे चार्ज को मिलाकर है Q2। तो ये भी एक चार्ज है, लेकिन एक बॉडी पे, एक बड़े से बॉडी पे चार्ज है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा पॉइंट है और सारा चार्ज उस पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। समझने में ईजी होता है, इसलिए इतने बड़े बड़े बॉडी नहीं बनाकर एक पॉइंट बनाता हूँ और सोचता हूँ कि सारे चार्ज वहीं पर है। तब इस पॉइंट पे कितना फोर्स मिलेगा बिकॉज ऑफ ये Q1, तो वो दिख रहा है F21। फिर इस पॉइंट पे कितना फोर्स मिलेगा बिकॉज ऑफ Q2, तो वो दिख रहा है F12। अब ये F12 या F21 का क्या वैल्यू है, उसे ही निकालने के लिए कूलम्स लॉ आया है। तो वो कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज, किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, डायरेक्टली, ऐसे लिख देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा कि जो हमारा फोर्स है F, वो डिपेंड करता है नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे। सो इट डिपेंड्स डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों के मल्टीपल पे डिपेंड करता है, और इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर करने से उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अगर मैं इतना ही समझूँ तो इससे क्या समझ आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं F21 की वैल्यू देखूँ, तो F21 की वैल्यू जो है वो Q1 इंटू Q2 पर डिपेंड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि मतलब कि Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वही तो है F21। तो Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है Q1 का वैल्यू और Q2 के वैल्यू दोनों के मल्टीप्लाई पे। इसका ये मतलब है कि अगर Q1 का वैल्यू बड़ा होता तो ये फोर्स भी बड़ा होता, Q2 को ज़्यादा फोर्स लगता। या ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर Q2 का भी वैल्यू बड़ा होता तो भी Q2 पे ज़्यादा फोर्स लगता, ओके। तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसके वैल्यू और इसके वैल्यू दोनों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 है। तो ज़्यादा अगर ये चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इनके भी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर इनके वैल्यू कम है तो ये फोर्स भी कम होगा, सीधी सी बात है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात है, ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर है उनका। इसका ये मतलब है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ किया जाए, अभी इतना सा आर दिख रहा है, अगर बहुत बड़ा आर होता, डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि अब फिर ये Q जो है Q1 इस Q2 पे उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, और अगर मैं इसे और नज़दीक लेकर जाऊँ तो और फोर्स नहीं। इतनी बातें तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, हमें तो पता ही है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अगर मैं नज़दीक पॉजिटिव चार्ज लेकर खुद से जाऊँ, ये पॉजिटिव चार्ज मैं इसके नज़दीक लेकर जाऊँ तो ये और ज़ोर से इसे रिपेल करना चाहेगा। अगर मैं थोड़ा दूर रख दिया हूँ तो थोड़ा कम रिपेल कर रहा है, और दूर मैं खुद ही इतना दूर रख दिया तो इनके बीच का रिपल्सन तो ऐसे ही भी कम हो जाएगा। तो ये वाला
चार्ज इस पर क्या ज़्यादा फोर्स लगाएगा, दूर रखने पे नहीं लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसको तो आराम है। लेकिन जैसे जैसे इधर लेके जा रहा हूँ ये इसे और भगाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए और ज़्यादा कर के इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। किस पे? इस पे, है ना। इतनी सी बात है। और दूसरी बात कि ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितने ज़्यादा कितने जोर का फोर्स लगाएगा, वो डिपेंड करता है कि इस चार्ज का वैल्यू कितना है। अगर ये बड़ा चार्ज है कोई तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर कोई छोटा चार्ज है तो कम फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये भी कितना फोर्स खुद महसूस करेगा वो भी डिपेंड करता है कि अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा, अगर छोटा सा वैल्यू है तो कम फोर्स महसूस करेगा। तो ये सारी बातें हैं जो कॉमन है, हमें पहले से समझ आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, उनके बीच में फोर्स होगा। वो फोर्स जो है अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम हो जाएंगे, रिपल्सन कम हो जाएगा। उनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो रिपल्सन बढ़ जाएंगे। अगर खुद चार्ज के वैल्यूज़ बड़े बड़े हों तो रिपल्सन ज़्यादा होंगे, अगर खुद चार्ज के वैल्यू छोटे छोटे हो तो रिपल्सन भी कम होगा। ये सब मिलाकर कूलम्स लॉ बनाए। अब जानने वाली बात यह है कि ये वाला जो फोर्स F21 है वो दैट इज इक्वल्स टू ये वाला फोर्स F12। तो जैसा हमने थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में पढ़ा था ना, एक्शन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका यही मतलब है कि अगर Q1 Q2 के ऊपर F21 फोर्स लगा रहा है और उसे दूर भगाना चाह रहा है अपने पास से इतने फोर्स लगाकर, तो Q2 भी Q1 के ऊपर F12 फोर्स लगा रहा है और ये दोनों सेम है और इसे भी दूर भगाना चाह रहा है अपने पास से। देयरफॉर ये जितना फोर्स महसूस कर रहा है इसके कारण ये भी उतना ही फोर्स महसूस कर रहा है इसके कारण। इसलिए मेरा F12 और F21 दोनों के वैल्यूज़ जो है मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ये फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसे दूर भगाना चाह रहा है, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, Q1 को दूर भगाना चाह रहा है। इसलिए दोनों दूर भागेंगे और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है लेकिन वो दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो दूर भागेंगे। अगर डायरेक्शन सेम रहता तो नज़दीक आ जाता है। और डायरेक्शन कब सेम होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये प्लस की जगह एक माइनस होता तो ये फिर रिपेल नहीं कर रहे होते, अट्रैक्ट कर रहे होते। उस वक्त ये जितने जोर से पॉजिटिव की तरफ आना चाह रहा होगा उस वक्त ये पॉजिटिव भी उतने ही फोर्स से नेगेटिव की तरफ आना चाह रहे होंगे। देयरफॉर इन दोनों का उस वक्त भी फोर्स जो है वो सेम होगा। F12 इज इक्वल टू F21 उस वक्त भी। ओके, इतनी सारे ब्रीफिंग के बाद, इतने सारे कंसेप्ट के बाद अब हम थोड़ा फॉर्मूला को और डिटेल में चले जाते हैं इससे एक्सप्रेशन में। तो थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं कि हमारा ये जो F है इज प्रोपोर्शनल टू, एक साथ लिखूँ तो Q1 Q2 बाई R², ये एक बात है। ओके, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू एक K लगा देता हूँ और Q1 Q2 बाई R²। ओके, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है ये जो हमारा Q है ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं हर समय इसे मॉड फॉर्म, मतलब इससे वैल्यू लेना है, इस Q का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन मैं खुद समझूंगा, अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। देयरफॉर ये चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको यहाँ पर सिर्फ उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेने के लिए हम इसे मॉड में भी डाल सकते हैं, ऐसे मॉड, इसे मॉड कहते हैं। मॉड में डालने का ये मतलब है कि अब इनका वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं हमेशा पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसे ऊपर कर ले, तो मैंने इसे मॉड में डाल दिया। ये वाले को भी मैं मॉड में डाल देता हूँ, तो दोनों तरफ मॉड लगा दिया और इनका पॉजिटिव वैल्यू मुझे सिर्फ लेना है। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया कूलम्स लॉ का कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर बस यही समझना है कि ये F जो है दोनों चार्ज के लिए सेम है। अगर ये वाला चार्ज इससे धक्का मार कर इधर भगाना चाह रहा है F फोर्स से, तो ये वाला चार्ज भी इसे धक्के मार के इधर भगाना चाह रहा है बाई F फोर्स से। बस डायरेक्शन ऑपोजिट है अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों के डायरेक्शन सेम इस तरफ आ जाएंगे, ये भी इधर ये भी इधर, लेकिन फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, और फोर्स सेम रहेगा और उनका वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू यहाँ दिया है, फोर्स का वैल्यू होगा K इंटू ये चार्ज डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस। ओके, और जैसे जैसे अगर ये रिपल्सन खाकर दूर होता जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ये फोर्स भी घटता जाएगा। ये तो हमें समझ आ ही रहा है। ठीक है, इस K का एक वैल्यू है, ये तो K तो कांस्टेंट है,
और इनका एक वैल्यू है, इनका वैल्यू है 9 × 10⁻9 और यूनिट भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन -2। ये यूनिट कहाँ से है, यहीं से आपको समझ आ जाएगा। फोर्स का क्या यूनिट होता है अगर मैं देखूँ तो न्यूटन होता है। के का मुझे नहीं पता। आर का यूनिट क्या होता है, आर डिस्टेंस है और आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ऊपर में चार्ज है और ये भी चार्ज है, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज स्क्वायर। और तो कूलम मतलब कूलम स्क्वायर, तो ऊपर में होगा कूलम स्क्वायर। तो मैं अगर देखूं तो के का क्या लिखता हूँ, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। ठीक है, एफ का क्या यूनिट है, न्यूटन। आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर, देयरफॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। यही तो लिखा हूँ यहाँ पर, है ना। इनका वैल्यू भी है 9 × 10⁻9। ये कहाँ से आया, ये वैल्यू तब आया जब मैं यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 ले लूँ 1 मीटर और Q1 भी ले लूँ इक्वल्स टू 1 कूलम और Q2 भी ले लूँ इक्वल्स टू 1 कूलम। अगर मैं ये सारे वैल्यू ले लूँगा तो मुझे मिलेगा k इक्वल्स टू ये वाला 9 × 10⁻9 कूलम, ये यूनिट। ओके, अब इस k का ऐसा भी है कि k इज इक्वल्स टू 1/4πε0, जहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू है इसे कहते हैं एप्सिलॉन और ये जीरो। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 और यूनिट जस्ट इसका रिवर्स, मतलब कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, जस्ट इनका इनवर्स। तो ये सारे हमको याद रखने हैं कि के का वैल्यू सबसे पहले इतना है 9 × 10⁻9 और जिसे हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, वेयर ε0 का वैल्यू ये है। इसे हमें याद रखना ही पड़ेगा। ओके, और फोर्स का एक्सप्रेशन ये है। तो ये हम कूलम्स लॉ के बारे में इतना कुछ जान लिए, यूनिट भी हमने देख ली। इसकी यूनिट क्या है, ये है, ध्यान रखना ही पड़ेगा। थोड़ा मार्क कर देता हूँ। इनका यूनिट ये है के का, और हमारा फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कूलम्स लॉ है। ओके, ऐसा यूनिट क्या होगा इस फोर्स का, न्यूटन ही होगा। बाकी सबको हम देख लिए। तो ये दो चार्जेस के बीच में जब इंटरेक्शन था तो हमें ऐसा मिला। अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो वो रिपेल करके जाएंगे, और दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इनमें भी कोई डाउट नहीं है। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर हमने पिछले बार देखा था दो चार्ज, एक था हमारा Q1 और एक था हमारा Q2। ये हमारा Q1 है मान लेता हूँ, ये एक क्या था Q2। दोनों अगर पॉजिटिव है तो Q1 के ऊपर क्या होगा, Q2 फोर्स लगाएंगे। किस डायरेक्शन में, अगर ये लाइन है ज्वाइनिंग, इन दोनों को यही लाइन तो ज्वाइन कर रहा है ना, ऐसे अगर मैं डॉटेड बनाऊँ तो इसी लाइन की डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लगाएंगे और Q1 को दूर भगाना चाहेंगे। वेरी गुड। ऑब्वियसली ये भी Q2 पे लगाएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ Q1 पे देख रहा हूँ। तो इस Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इस फोर्स का मैं नाम दे रहा हूँ F1 2। तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। ठीक है, चलेगा। ओके, मैं देखता हूँ कि और एक सिर्फ Q2 नहीं है, मैं बोलता हूँ और एक चार्ज है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक और चार्ज है यहाँ पर, ये है Q3। तो अब Q3 भी Q1 पर चार्ज लगाएगा ही ना, सॉरी फोर्स लगाएगा ही ना। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और हालांकि Q1 भी Q3 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन मैंने जैसे कहा मैं अभी Q1 पे ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि सब मिलाकर Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो Q2 Q1 के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, Q3 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन यही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, ये वाला इनका लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है, तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग इधर पे ऐसे करके फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स का नाम क्या होगा, F13। दैट मीन्स फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। ठीक है, एक और चार्ज भी हो सकता है,
मान लेते हैं यहाँ पर होगा ये और एक चार्ज है Q4। अब Q4 भी इस पे चार्ज फोर्स लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे। अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करके फोर्स लगाएंगे, अगर ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स तो लगाएंगे। ये मान लेता हूँ यहाँ F14। तो अब इस चार्ज Q के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? इस चार्ज Q के ऊपर अभी टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। और अब ये क्या चार्ज क्या टूटकर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर चले जाएंगे? नहीं ना, इनका जितने ये तीनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सबको मिलाकर रिजल्टेंट जो डायरेक्शन मिलेगा, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये चार्ज उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड से भागेंगे। बस इतनी सी बात है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि हमारा फोर्स ऑन चार्ज 1, जिसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 3 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 4, ऐसे ही करके प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ nth नंबर ऑफ चार्ज। मैं पकड़ता हूँ कि n नंबर ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है। ओके, तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कुछ भी नहीं, इतनी सी बात। अब ये अगर हर एक फोर्स को मैं छोटे छोटे करके निकालने की कोशिश करूँ तो भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे समझ लेना होगा। ये डिस्टेंस को मैं कहूँगा R12, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है R12। ये किसका है? 1 और 4 के बीच का, तो R14। ये है R1 और 3 के बीच का, तो R13। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ F12 को, सिर्फ 1-2 की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर। हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को कैसे दिखाऊंगा? एक यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ R12। यूनिट वेक्टर मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिनका सिर्फ डायरेक्शन है, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड उनका 1 है। तो मैग्नीट्यूड देने के लिए तो इतने बड़े टर्म लिखा हूँ, ये है मैग्नीट्यूड और ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, ख़त्म। ये भी एक वेक्टर बन गया हमारा। दूसरा अगर मैं इसे लूँ, वो भी इजीली लिख सकता हूँ। सब आ रहा है कैसे? कूलम्ब्स लॉ से। जब दो चार्ज थे तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा था? Q1 Q2 बाई R1 मतलब R स्क्वायर, यही था। यहाँ भी वही। अब दो चार्ज है, अब है 1 और 3, तो इनके बीच में क्या होगा? K Q1 Q3 बाई R13 होल स्क्वायर। और इनका डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन ऐसे, उसे मैं लिख दूंगा R13 कैप यूनिट वेक्टर, इसे कैप कहते हैं, R13 कैप यूनिट वेक्टर। ऐसे मैंने R13 दिखा दिया। ऐसे मैं R14 भी दिखा सकता हूँ, R1n भी दिखा सकता हूँ। तो ऐसे डॉटेड डॉटेड चलता रहेगा। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है। ये k का वैल्यू हर जगह आपको ध्यान रखना है। ये k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और k इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ यूनिट पहले ही बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8, एप्सिलॉन इक्वल्स टू 8.854 × 10⁻12। जस्ट इसका उल्टा यूनिट, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इन्वर्स और मीटर -2। ये ध्यान रखना है। यहाँ हर जगह ये k का वैल्यू 9 × 10⁹9 माइनस नहीं है, ये सिर्फ 9 है, ध्यान रखना है। तो इतनी सारी बातें हमने जान ली। अब एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आगे के हमें न्यूमेरिकल करने में या कंसेप्ट समझने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखिए, इसके पहले हम क्या समझ रहे थे कि हमारा एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज। इसे फिर हमने ऐसा समराइज़ किया, कितने बड़े बॉडी बनाऊंगा उस पर चार्ज दिखाऊंगा। इसके अच्छा है कि मैं बताऊं कि ये सब कुछ नहीं है, एक जगह इतना सा पॉइंट है और उस पर ही ये सेम चार्ज है। यहाँ पर जैसे मैं मान रहा था Q1 चार्ज है, तो बस इस पॉइंट पे Q1 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही चल रहा था। अब देख रहे हूँ कि मैं अब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पूरा चार्ज एक जगह ऐसा इकट्ठा है।
मुझे अब बताना होगा कि कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज है ना वो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक जगह नहीं है बल्कि फैल के है पूरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंडक्टर की बात करूँ, ऐसे एक कंडक्टर इतना बड़ा, ये आयरन का या कॉपर का या आप कह सकते स्टील का एक वायर है, अगर मैं इसके ऊपर दे दूँ, आप पकड़िए 5 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये 5 कूलम ऑफ चार्ज का यहाँ पर अकेला ऐसे करके यहाँ पर बैठा रहेगा 5 कूलम ऑफ चार्ज? आंसर है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है। इस यहाँ पर क्यों रहेगा? इसने इस पॉइंट ने क्या दोष किया है? ये चार्ज यहाँ क्यों नहीं आ सकता? इस पॉइंट ने क्या दोष किया, यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये कंडक्टर है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सारे में एक है, तो ये चार्ज यहाँ नहीं बैठा रहेगा, ये चार्ज यहाँ से टूट कर पूरे लेंथ में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऐसे हर जगह चार्ज होगा। चार्ज बढ़ नहीं रहा लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी भी 5 कूलम ऑफ चार्ज है लेकिन 5 कूलम चार्ज थ्रू आउट दी लेंथ, ऐसा पूरा लेंथ मिलाकर 5 कूलम है, ठीक है। इस टाइप के चार्ज को कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही अगर मैं एक सीट की बात करूँ, मेरे पास एक कॉपर या आयरन या एल्युमिनियम या स्टील, कुछ भी कह सकते हो, उसकी एक सीट है। सीट मतलब एक बिल्कुल पतले से चादर टाइप की, एकदम पतले से मैंने इसे पीट कर इसे मार कर एक सीट बना दिया है। अब मैं अगर इस सीट के ऊपर कहीं पर चार्ज यहाँ पर छोड़ूँ, मान लेते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा चार्ज डाल देता हूँ सीट के ऊपर, तो क्या ये चार्ज यहीं पर बैठा रहेगा अलग से? नहीं, ये चार्ज अब इस पूरे सीट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है। मैं अगर यहाँ पे 5 कूलम ऑफ चार्ज दिया तो ऐसा नहीं है 5 कूलम जाके 50 बन जाएंगे, 5 कूलम ही है लेकिन वो यहाँ पर इकट्ठा नहीं रहेगा, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होकर 5 कूलम हो जाएगा बराबर से। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि ये पूरा ही कंडक्टर है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं कहीं पर 5 कूलम दिया, ये पूरा यहाँ पर फैल जाएगा, 5 कूलम ही पूरा फैल जाएगा। अगर हमारे पास एक ये हो ब्लॉक हो आयरन का या स्टील का या एल्युमिनियम का, जैसा हमने कहा, ये तो हमारा एक वायर था, ये हमारा था एक सीट, और ये मैं बोलता हूँ एक ब्लॉक। तो ब्लॉक में क्या होगा? ब्लॉक में भी वही, अगर मैं इसके ऊपर कोई चार्ज छोड़ दूँ साइड में कहीं भी, तो ये ब्लॉक में थ्रू आउट इस ब्लॉक के वॉल्यूम, इसके भीतर भी, कि ब्लॉक के तो भीतर भी वॉल्यूम है, इस तो सरफेस नहीं है, भीतर भी हर जगह इन पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो इनका कितना फेस है? यहाँ पर एक फेस है, ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड वाला, एक ये 6 फेस जो है, 6 फेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ भी इस सरफेस पे भी इस ऐसे 6 सरफेस पे चार्ज भरा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ज मैं लिख देता हूँ 5 कूलम अगर मैं दिया तो ये पूरे सरफेस पे, फिर ये सरफेस पे, ये सरफेस पे, ये सरफेस पे, सब सरफेस पे, सामने वाले सरफेस पे 6 सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरा चार्ज ऐसे फैल कर बैठा हुआ है। ओके, अब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट में आपसे कहा जाए कि इसमें कितना चार्ज है बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर एक टर्म आएगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ 5 कूलम चार्ज है, यहाँ भी 5 कूलम मैंने दिया था, यहाँ भी 5 कूलम मैंने दिया था, तो कितना चार्ज है चाहे फैल के हो, वो 5 कूलम ही है, 5 कूलम है, 5 कूलम है। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे इतना बड़ा लेंथ में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में कितना चार्ज है इतना बताना, या ये पूरा एरिया का चार्ज नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा इतना एरिया में कितना चार्ज है मुझे इतना ही बता दो बस, या इतने बड़े वॉल्यूम में नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा वॉल्यूम में यहाँ पे काट के अलग कर दे रहा हूँ, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये बता दो। हालांकि पूरा वॉल्यूम मिला के 5 चार्ज है, लेकिन इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये बता दो। तो ये कैसे करेंगे? ये सब के लिए मुझे जाना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ नहीं, बस वो ये कहता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। तो इसे मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिख सकता हूँ Q/L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। थोड़े अच्छे से लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ dQ/dL, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। इसका मतलब है कि छोटा सा चार्ज छोटे से लेंथ पे, अगर मैं एक छोटा सा लेंथ लिया dl, तो इस dl लेंथ पे एक छोटा सा चार्ज है dq। अगर मैं पूरा लेंथ ले लूँगा
तो वो भी चार्ज भी फिर पूरा हो जाएगा। तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर यहाँ पर पूरा चार्ज हमारा 5 कूलम है और मैं मान लेता हूँ कि इनका लेंथ भी टोटल पकड़ता हूँ 10 मीटर है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा उस केस में, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है 5 कूलम डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है 10 मीटर। तो 10 मीटर में 5 कूलम फैलकर है, तो पर मीटर में कितना कूलम है 0.5 कूलम पर मीटर। और ये यूनिट भी इनका यही है, कूलम पर मीटर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा ऐसे कर देते हैं समझने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट भी ऐसा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो उसे सिग्मा से डिनोट करेंगे, इज इक्वल्स टू वही चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो dq बाई dA लिख सकते हैं, dA। और इनका यूनिट भी वही होगा चार्ज पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही, इसे हम कहेंगे रो, रो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो भी वही है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो dq बाई dv। इनका यूनिट क्या होगा चार्ज पर मीटर क्यूब, क्योंकि वो इनका वॉल्यूम है। इनका नाम क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इन तीनों से ही ये भी लिख सकता हूँ ना, ये जस्ट समझने वाली बात है, कोई ये नहीं अलग से कुछ नहीं है कि यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हमारा चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला देखूँ तो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। यहाँ पे हमारा चार्ज होगा रो इंटू ए, और यहाँ पे हमारा चार्ज होगा ये सिग्मा इंटू ए, और यहाँ हमारा चार्ज होगा रो इंटू वी। ये सब बातें हमें समझ आ ही रही है, जस्ट एक ही बातों को दूसरे तरीके से देख लिया हमने। ओके, अब एक छोटे से न्यूमेरिकल से कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज दिस मच। तो कह रहे हैं कि दो पॉजिटिवली चार्ज है और टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज है। तो मैं एक ले लेता हूँ कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों चार्ज इक्वल है। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ये वाले फोर्स से, मतलब हमें एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इतना दिया हुआ है इनके बीच का रिपल्सन फोर्स। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एल्स्ट्रॉम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो दिया है आर इज इक्वल्स टू 5 एल्स्ट्रॉम। ये एल्स्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो इतना मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये न्यूटन ये मीटर, मुझे हर कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। अब कह रहे हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, ये जो आयन है इनमें से कितने क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, चले गए होंगे, मिस हो गए, बाहर निकल के भाग गए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो वही पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गए हैं। तो पहले तो मुझे निकालना होगा कि इनका चार्ज कितना है, फिर मैं देखूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है और इनमें कितना चार्ज है। अगर इनमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल के गए। तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उनका भी कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन उन सब के पहले मुझे पहले क्यू का वैल्यू निकालना है। बस यही 2 चीज़ दिए हैं और कुछ दिया नहीं है। मुझे ये भी समझ लेना होगा कि जो के है, के
वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 ये होता है। और वो दिया नहीं है लेकिन मुझे याद रख के उसे भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब तो दिया है। अब मैं कूलम्स लॉ लगाता हूँ तो मुझे क्या पता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर Q1 Q2 सेम है, दोनों ही K है Q है, तो वो भी मैं कर दूंगा ऐसा। तो K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर सब कुछ दिया है, मुझे Q निकालना है, ठीक है, वो भी कर देता हूँ। देयरफॉर ऐसा लिख सकता हूँ कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू F आर स्क्वायर बाई K। ओके, तो वो भी कर दिया मैंने। अब क्या करना है, Q इज इक्वल्स टू रूट ओवर F आर स्क्वायर बाई K, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों का वैल्यू पुट करना है। 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, मतलब 9 इंटू 10⁻9। अब ये पूरे का रूट, ये इतना बड़ा एक हमें कैलकुलेशन करना है। ये आप करिए, घर पे करिए, खुद से करिए। कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से करिए, नहीं अलाउड है तो हाथों से धीरे धीरे आपको करना ही पड़ेगा। जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ट्रिक आएगा कैलकुलेट करने का, फास्ट कैलकुलेशन होगा, एग्जाम में सुविधा होगी। लेकिन इसे सॉल्व करके आपको Q का वैल्यू मिलने वाला है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे Q का वैल्यू है, एक Q का इतना वैल्यू है। अब आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इनसे मिसिंग है वो पूछ रहा है। ये हर एक जो आयन बना है, ये पार्टिकल्स जो है ये आयन्स है ना, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। तो इस आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, आप देखिए चार्ज कितना है इस आयन का, 3.2 इंटू 10⁻19। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई होता है, जहाँ E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19। मुझे पूछ रहे हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब ये N पूछ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ N इज इक्वल्स टू Q बाई E, जहाँ पर ये Q कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। चाहे तो आप इसमें स्मॉल q भी लिख सकते थे, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई, अब एक एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, ये यूनिट है, एक एक इलेक्ट्रॉन यूनिट चार्ज, इनका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा। डैट मीन्स हर एक आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता तो इस आयन का चार्ज होता प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, अब इनके चार्ज हो गए 1.6 इंटू 2, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग, इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। ओके।